पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को आज 22 विकास योजनाओं की सौगात दी है। बिहार का रण बहुत तेज हो चुका है। इसके बारे में आज 5 की पड़ताल में विस्तार से बातचीत करेंगे। किसकी कितनी तैयारी है बिहार के इस चुनावी रण में, यह जानने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने जंगल राज की याद दिलाई और विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि हम कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ और परिवार का विकास। इनकी राजनीति कुल जमा पूंजी यही है कि अपने अपने परिवारों के हित के लिए करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के खिलाफ थे, इसलिए ये लोग कदम कदम पर बाबा साहेब का अपमान भी करते हैं। अब ये जो मुद्दे उठे हैं, देखिए, जब भी कोई इस तरह की बड़ी रैली में मुद्दे आते हैं तो उससे ये साफ हो जाता है कि इस पिच पर किस अंदाज में आने वाले दिनों में लड़ाई होने वाली है, मुद्दे कौन से खास रहने वाले हैं। इन मुद्दों पर अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ताओं से बात करूं उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के बीच जुबानी जंग चरम पर है। इस बीच पीएम मोदी शुक्रवार को बिहार के सीवान पहुंचे, जहां उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर चुन चुन कर हमला बोला। सीवान के जसौली में सभा को संबोधित करते हुए अपने 35 मिनट के भाषण में आरजेडी और कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पंजे और लालटेन के शिकंजे ने बिहार को पलायन का प्रतीक बना दिया था। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। इस मौके पर पीएम मोदी ने संविधान को लेकर भी विपक्ष पर जोरदार वार किया। पीएम ने कहा कि आरजेडी बाबा साहब को अपने पैरों में रखती है, मोदी उन्हें अपने दिल में रखता है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आम्बेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का यह अपमान कभी नहीं भूलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा केवल 20 दिन में दूसरा और इस साल का 5वां बिहार दौरा था। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी किस कदर बिहार विधानसभा चुनाव के मिशन को धार देने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से ही कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं। उदाहरण के लिए बाबा साहेब अंबेडकर का नाम आना ये स्पष्ट करता है कि दलित वोटर्स बिहार की राजनीति में कितने महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आप जानते हैं जातिगत जनगणना को लेकर किस तरह की सियासत बिहार में देखने को मिली है। जातीय सर्वे भी बिहार में हुआ, जिसके आंकड़े सार्वजनिक किए गए। स्पष्ट हो गया कि पिछड़ा और अति पिछड़ा की तादाद कितनी बड़ी है। लिहाजा तमाम राजनीतिक दलों का पहला प्रयास तो होगा इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने का। दूसरा, हम जानते हैं कि बिहार के सियासी गुणागणित में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेताओं का भी वर्चस्व चलता है, चेहरों का भी वर्चस्व चलता है। इसको लेकर भी यह सियासत आगे बढ़ने वाली है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है पुराना शासन बनाम नीतीश कुमार का शासन। क्या लालू प्रसाद यादव के शासन के मुकाबले नीतीश कुमार का शासन जो है वो बिहार में बेहतरी ला पाया है? ये एक बड़ा मुद्दा है जो आगामी चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। मेरे साथ डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार कई बार हमें जानकारियां बिहार की सियासत पर दे चुके हैं। डॉक्टर संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश पाल जी, डॉक्टर दिनेश पाल जो कि प्रवक्ता आरजेडी हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर दिनेश पाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय, शुरुआत आपसे। आज भाषण से ये साफ हो गया अंबेडकर की याद आना, अंबेडकर दिल में हैं, ये पैरों में रखते हैं, यानी कि दलित या पिछड़ा, अति पिछड़ा जो हम जानते हैं जातिगत सर्वे में भी स्पष्ट हो गया, बड़ा वर्ग है।
कितना असर पड़ेगा बाबा साहब अंबेडकर के चेहरे का, उनके नाम का आज भी बिहार में कितना असर है? देखिए, वो जमीन तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जमीन रही है। सीवान जिस जमीन पर वो गए थे, और वो देश के पहले राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष, तो स्वाभाविक है कि वहां जाकर के अगर बाबा साहब का अगर इन्होंने नाम लिया, तो राजनीतिक नजरिए से भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल वो तो कहीं ना कहीं से एक ताकत तो है ही ना, जो संविधान दे करके और इस देश के खास करके जो हाशिए पर जो लोग हैं, जिन्हें हम लोग दलित समुदाय कहते हैं, बिहार में उनकी आबादी 19% है। और अगर 19% की आबादी अगर बिहार में है, तो बाबा साहब की तस्वीर को लेकर के जो सवाल उठाया, उन्होंने एक तरह से आरजेडी को ग्रिल करने की कोशिश की। क्योंकि अभी लालू प्रसाद जी का जन्मदिन मनाया गया था, और उसमें उन्हीं के एक जो कार्यकर्ता थे, उत्साहित कार्यकर्ता, वो बाबा साहब की तस्वीर लेकर के गए थे। लालू प्रसाद की नज़र पड़ी नहीं पड़ी, या उनके समर्थकों की नज़र नहीं पड़ी, लेकिन वो उनके पैरों के नज़दीक वो तस्वीर रखी हुई थी और किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। इसको लेकर के बिहार की सियासत में भी काफ़ी बवाल हुआ कि भाई लालू प्रसाद जी तलवार लेकर के खेत तो काट रहे हैं, लेकिन बाबा साहब जिसने आवाज़ दी, जिसने एक ताकत दी लोगों को, और उनके तस्वीर को प्रतीकात्मक ही सही सम्मान पूर्वक अगर स्वीकार कर लेते या कहीं रख लेते, तो शायद उनका सम्मान होता। प्रधानमंत्री जी का इशारा उसी तरफ था, जो उन्होंने अपनी बातें वहाँ जहाँ से शुरू की कि बाबा साहब मेरे दिल में है, मतलब दलित हमारे दिल में है, हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन वहीं देखिए, जो आरजेडी के सुप्रीमो हैं, लालू प्रसाद जी हैं, किस तरह से बाबा साहब को तिरस्कृत करते हैं या उन्हें सम्मान नहीं देते हैं जिसके वो हकदार हैं। तो सियासत में तो जब कोई व्यक्ति, चाहे पार्टी जो हो, पद जो हो, उनके इशारे तो बिल्कुल साफ साफ होते हैं और उसके इशारे राजनीतिक होते हैं। तो जो दलित समाज है उसके तरफ इशारा है, जो बाबा साहब को जय भीम का नारा देते हैं। या आपने एक चीज और देखी होगी, जो नरेंद्र मोदी जी के कंधे पर जो गमछा रखा हुआ है वो भी नीले रंग का है, और वो नीले रंग का गमछा भी वो भी प्रतीकात्मक है जी। ये प्रधानमंत्री जी इस तरह के तस्वीरों के लिए जाने जाते हैं कि जहां लगता है कि उस तरह की संस्कृति, उस तरह के। मैं डॉक्टर संजय, क्योंकि मैं जानता हूं आपके पास बहुत रिसर्चफुल आंकड़े भी होते हैं, ये जातीय समीकरणों को मैं थोड़ा आपसे और समझूंगा। मनीष पांडे भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनीष पांडे प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी स्वागत है। लेकिन जैसा हमने अभी सुना बातचीत को, डॉक्टर दिनेश, ये बात तो साफ है कि आरजेडी को एक तो प्रधानमंत्री मोदी जैसा वक्ता, उनके जैसा चेहरा, वर्तमान समय में निश्चित तौर पर उनकी एक लोकप्रियता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार में जिन मुद्दों की उन्होंने पिच तैयार की है, वो ऐसा लगता है तश्तरी में सजाकर आरजेडी की तरफ से दिए गए हैं। उदाहरण के लिए बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर की बात हो, या फिर हम ये भी जानते हैं कि एक लालू प्रसाद यादव का राज बनाम नीतीश कुमार का, जैसे ही आप इनकी कमियां गिनाते हैं वो कहते हैं कि देखिए पहले कितना बुरा था, उससे तो अब कितना बेहतर हो गया है। तो आप लोग कैसे काउंटर करेंगे इन चीज़ों को, और ख़ासतौर पर ये जो बाबा साहेब अंबेडकर का जितना जिक्र हुआ, नीला पट्टा गले में है, जाति जनगणना में एक कदम आगे निकल गई बीजेपी, इसको कैसे काउंटर करेंगे आप लोग? सबसे पहली बात तो ये कि आपने कहा कि बहुत मुखर प्रखर वक्ता हैं। आपको जान के हैरानी होगी, आपके चैनल पे पता नहीं रिपोर्टिंग हुई या नहीं हुई, लेकिन हमारे समाज में, देश बिहार में तमाम ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने आज रिपोर्टिंग की है। और मैं एक साथी भर्त्सना भी और निंदा भी करूंगा कि जिस प्रकार से सारण प्रमंडल की प्रशासन को मोदी जी की रैली में लगा दी गई थी भीड़ जुटाने के लिए, आपको जान के आश्चर्य होगा कि तीनों जिला, बल्कि कहें तो चंपारण की भी, पूरे जो आशा दीदी थी, जीविका दीदी हैं, आंगनबाड़ी सेविका हैं, डीलर हैं, ममता हैं, विकास मित्र हैं, यहाँ तक कि मार्केटिंग ऑफिसर को भी टारगेट दिया गया था कि आपको 500 लोग लाना है। यानी सबको जबरदस्ती कहा गया था कि आपको अपने गांव से लोगों को लेकर आना है। आंगनबाड़ी सेविका और ममता तमाम जो काम करने वाली हैं, उन्हें कहा गया था कि आप सिविल ड्रेस में आइएगा, ताकि लोगों को लगे कि आम जनता, आम भीड़ आई है। यानी कि आप कह देख सकते हैं कि किस तरह से वो मोदी जी के जुमलों से अजीज आ चुकी जनता है, उब चुकी है, वो नहीं जाना चाहती है। और विक्रमगंज की रैली में आपने देखा कि कैसे उनका फ्लॉप हुआ था।
तो यह एक तरह से जो सरकार सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, इसकी मैं निंदा करता हूं कि एक प्रधानमंत्री की रैली को भीड़ जुटाने के लिए पुलिस तक को कहा गया था कि सिविल ड्रेस में खड़ा होइए। और आपको यह भी बता दूं कि अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है प्रोफेसरों की, उन छुट्टी में प्रोफेसरों को बुलाकर परीक्षा ली जा रही थी कि सेशन नियमित हो, सत्र नियमित हो। उसके बावजूद मोदी जी की रैली की वजह से आज परीक्षा जयप्रकाश विश्वविद्यालय की स्थगित की गई। यानी एक तरह से सारे शिक्षण संस्थानों को बंद किया जा रहा है, प्रशासनिक अमला को लगाकर तब भीड़ उठाई जा रही है। और आप कह रहे हैं कि मोदी जी प्रखर वक्ता हैं, मोदी जी को कुछ सुनना नहीं चाहता है, उनके जुमलों से लोग अजीज आ चुके हैं। दूसरी बात आपने कहा बाबा साहेब की, भला बाबा साहेब की बात हम लोग से बेहतर कौन बता सकता है, कौन जान सकता है। हम लोग के लिए वो भगवान की तरह हैं, और जो उनके विचारधारा में थी उसे आदरणीय लालू जी ने जमीन पे लाने की कोशिश की। जो आप बोल रहे हैं आवाज देने के लिए दलित पिछड़े वंचित तबके को जो आवाज देने के लिए उन्होंने संविधान की एक रचना की बनाई, उन्होंने उसको लालू जी ने जमीन पे लाने का काम किया है। और आपको जान के हैरानी होगी कि उस जो सामंती इलाका माना जाता था मुजफ्फरपुर, वहां पे जो बिहार विश्वविद्यालय था उसका नामकरण बाबा साहब के नाम पर आदरणीय लालू जी ने किया था। आपको यह भी मालूम होना चाहिए पटना हाई कोर्ट के सामने बाबा साहब की प्रतिमा आदरणीय लालू जी ने लगाई थी। और अब जिस फोटो वीडियो की बात कर रहे हैं जी डॉक्टर साहब, उस पर गौर से देखिएगा, एक सबमिशन नीचे रखे हुए हैं, एक सबमिशन आपने फोटो लेकर और उनसे फोटो बाबा साहब डॉक्टर दिनेश पाल, नेताजी देख भी नहीं डॉक्टर दिनेश पाल तो आपने अपनी बात को विस्तार से रखा और हमने आपकी बात को सुना। देश के राष्ट्रीय चैनल पर भी आपने इस बात को रखा, अपने आप में एक रिपोर्ट हो गई। बात ये नहीं कि यूट्यूब दिखाता है, कौन दिखाता है। आरजेडी ने ये बात कही, ये बात सबके सामने चली गई, पहली बात जो आपने कही। दूसरी बात, प्रश्न ये नहीं है कि विचारधारा को किसने कैसे उतारा, यहाँ पर विचारधारा की बात भी नहीं हुई, तस्वीर के पैरों में रखे होने की बात थी, उसको मुद्दा बनाया गया। हम सब जानते हैं कि राजनीति में छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दिया जाता है, आप भी ध्यान देते हैं और साथ ही साथ में बीजेपी ने इस पर ध्यान दिया है। तो क्या आप ये तस्वीर वाले पॉइंट पर भी कुछ कहना चाहेंगे? जेबा जी भी मेरे साथ जुड़ गए मनीष जी के साथ साथ। जेबा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी बोलिए डॉक्टर साहब। आप बाबा साहब तस्वीर की बात कर रहे हैं तो साथ में आपको अभी याद दिलाना चाहूंगा कि उन्हीं के दुल्हा जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, सदन में किस तरह से अंबेडकर जी का डॉक्टर दिनेश एक मिनट रुकिएगा डॉक्टर दिनेश एक मिनट रुकिएगा। मैं आपको एक स्क्रिप्ट लिख के भेज देता हूं, जेबा जी क्या बोलेंगे, मनीष जी क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, मैं एक स्क्रिप्ट दे देता हूं 1 घंटे की। आप लोग अगर वही बात करेंगे, डॉक्टर संजय मेरे साथ इतने शोज में रहते हैं, आप मुझे इस सवाल का जवाब दें, अमित शाह ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, वो नहीं। एक ये सवाल अगर आप पे पूछा जाता है तो इसका जवाब देंगे या प्रति प्रश्न करेंगे? बता रहे हैं, सुनिए तो 1 मिनट। आपने वो वीडियो को देखा होगा गौर से, तो लालू जी की जो स्वास्थ्य है, जो उनकी चिकित्सक की सलाह है, उससे लोग जो भी जा रहे थे जन्मदिन के दिन गुलदस्ता या कुछ भी देने, तो उनसे थोड़ा दूरी पर दे रहे थे क्योंकि इन्फेक्शन का कुछ रहा हो जब। और उन्होंने अब देखा कि आराम से बैठे हुए थे, कार्यकर्ता जाते हैं पार्टी के, और वो फोटो देखे भी नहीं किसी फोटो, उधर रख के कुर्सी के नीचे पैर थी, गद्दा पे पैर थी और कुर्सी के डंडी के ऊपर दूर से मतलब रख के फोटो खिंचाते हैं, और वो उधर फोटो इधर था कैमरा की तरफ। आप उसे कहां से अपमान आपको लगता है? लालू जी अपमान कर ही नहीं सकते बाबा साहब की। बाबा साहब उनके आदर्श हैं, उनके कर्पूरी जी आदर्श हैं, वो उस विचारधारा के हैं। कार्यकर्ता की गलती है, मतलब वहां जो कार्यकर्ता आए थे उनकी गलती थी। उन्होंने फोटो खिंचाने में थोड़ी चूक की होगी, अलग बात है, लेकिन अपमान कहीं से नहीं है, ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है पूरी तरह से। वो तो है ही, वो तो मैं खुद कह रहा हूं, मैं आपको कहता हूं, पर यही तो बारीकी है। राजनीति में क्या पकड़ा जाता है? आपने भी सारे जितने सरकारी अधिकारियों का दुरुपयोग है उसका मुद्दा उठाया, आपने उसको लेकर आए, आप अपने सोर्सेज से बात को रख रहे हैं यहां पर चर्चा के दौरान, तो ये तो उठाए जाते हैं ना, मुद्दे तो ढूंढे जाते हैं, इन्होंने ढूंढ लिया। लेकिन मनीष जी कई बात कही गई है, बात सिर्फ सांकेतिक विचारधारा एक तस्वीर की नहीं है। एक मिनट रुक जाइए डॉक्टर दिनेश, एक एक करके आप इतना विस्तार से बोले, आप सुनिए, थोड़ा दूसरों को भी सुनिए। मनीष जी ये बताइए कि ये मुद्दा जो है ये सिर्फ एक सांकेतिक तस्वीर के आधार पर कि बाबा साहब के खिलाफ है, ये कहना कहां का कितना न्यायोचित है? भाई दलितों की बात, पिछड़ों की बात लालू प्रसाद यादव करते रहे हैं और हमेशा से इस मांग को भी उठाते रहे हैं। जातिगत जनगणना में आप लोग जो आगे आए हैं उसकी वजह कहीं ना कहीं एक दबाव था जो आप लोगों पर डाला गया। जी को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है। भाई लालू जी तो लालू जी हैं, और अगर लालू जी के एक्टिविटीज पर अगर कोई सवाल खड़ा करता है, मैं समझता हूं वो उचित बात नहीं है। लालू जी तो 90 में जो लालू जी थे वही लालू जी आज भी है। अब लालू जी ने पेटेंट करा रखा है बाबा साहब को भी। अब आप समझ लीजिए कि जो यादव लालू जी के साथ है वो पेटेंटेड है, वो यादव है,
लेकिन नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव, नंद किशोर यादव अगर बिहार में भाजपा के साथ हैं तो वो यादव नहीं है। अगर कोई राष्ट्रपति हो जाता है, दलित समाज से है और भाजपा का कार्यकर्ता रहे तो वो दलित नहीं है। लेकिन लालू प्रसाद जी के साथ अगर कोई है, समाजवादी मुलायम सिंह के साथ अगर है तो वो दलित है। इन लोगों ने तो पेटेंट करा रखा है। लेकिन ये बात भी सही है कि तब भी लालू प्रसाद पैर पर पैर चढ़ा के बैठा करते थे 90-95 के दशक में। पाल साहब जो कह रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो उनकी भावना का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। भाई गलती तो हमारी है, हमारा नजरिया खराब है। लालू प्रसाद जी 90 में जैसे थे 2025 में भी वैसे ही हैं। अब हम उनको उस नजरिए से देखते हैं कैसे कि थे क्यों वो, पैर के कैसे पास थे, किया। कैसे थे, जैसे थे वैसे हैं। कैसे थे? अब हम अरे जैसे थे तभी वो समझते थे कि बाबा साहब से बड़े हैं, और आज भी समझते हैं कि बाबा साहब से बड़े हैं। भाई एक बात बताइए, पाल साहब ने कहा, देखिए ये तो इनका और इनके कार्यकर्ताओं का मसला है, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन लालू प्रसाद जी को बेवजह इसमें घसीटा जा रहा है। वो तो बेचारे निर्दोष व्यक्ति हैं, वो तो तभी अकड़ के रहते थे और कार्यकर्ता पैर पे सिर रखता था। आज भी वो बैठे थे, वो तो देख भी नहीं रहे थे कार्यकर्ताओं को। जन्मदिन पर जब बधाई देने आता था तो गुलदस्ता भी हाथ से नहीं पकड़ते थे। वो पूरा वीडियो है। अब वो दिनेश पाल जी को इसलिए नहीं दिखता है कि इनका नजरिया वही है 90 वाला, तो इनको कैसे दिखेगा? और आप और हम अब उस नजरिए से देखते हैं। बदल गया बिहार भी, बदल गया भारत भी, तो हमारा नजरिया बदल गया तो हम लालू प्रसाद, मैं समझ गया। आते हैं, कुछ और मुद्दे उठाते हैं। जेबा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप दोनों को सुना है। मैं आऊंगा आपके पास डॉक्टर पाल, और आपसे और बात करूंगा। डॉक्टर संजय कुमार भी हैं। जेबा जी, अभी आपने सुना, बीजेपी को सुना, आरजेडी को सुना। एक बात बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस की लड़ाई बहुत यहां पर क्रूशियल मोड पर है। आपको खड़े भी होना है यहां पर। दूसरा, आरजेडी के साथ जो कुछ हुआ, उन पर जो आरोप आते हैं अपरोक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, वो आप पर भी होते हैं, क्योंकि आरजेडी कांग्रेस एक ही हो गए हैं, सिनोनिम हो गए हैं बिहार में। क्या ये आपको फायदा देगा या कहीं नुकसान तो नहीं दे देगा? और इसलिए थोड़ा सा एक दूरी बनाकर भी चलते हैं आप, चाहे दलितों की यात्रा हो, चाहे राहुल गांधी जब स्टूडेंट से मिलते हैं तो वो उस कार्यक्रम में आरजेडी कहीं नहीं होती, आपका अलग कार्यक्रम होता है। देखिए, मैं सबसे पहले ये बोलूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी जी नहीं दिखते हैं। कि आडवाणी जी मोदी जी को प्रणाम करते हैं और मोदी जी जवाब भी नहीं देते हैं। इन्हें लालू जी जो बीमार व्यक्ति हैं और हमेशा मेडिकल ये पर रहते हैं, उनकी मतलब इतने उम्रदराज व्यक्ति की गलतियों को निकाल रहे हैं। अफसोस है, क्योंकि इससे यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बिहार में कमजोर है, और हम जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। इसलिए ये छोटी छोटी बातों पर छोटी छोटी बातों को ले रहे हैं। और बाबा साहब अंबेडकर हमारे दिल में बसते हैं, बाबा साहब अंबेडकर हमारे रगों में बसते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जो है उनकी हम सम्मान करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से हमें नहीं सीखना होगा। भारतीय जनता पार्टी और संघ के रास्ते पर चलती है। संघ इनका आइडियल है, और वो संघ जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा, उस संविधान को नहीं मानते हैं। देश के तिरंगा को अपने कार्यालय पर कितने सालों तक नहीं फहराए, वो हमें बताएंगे। बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान क्या है? हो सकता है, देखिए, मानवीय भूल है, ये भूल चूक से हो सकता है, पर बाबा साहब अंबेडकर जो है हमारे सर आंखों पर है। बाबा साहब अंबेडकर। अच्छा जेबा जी, अगर ये ऐसे मानवीय भूल हो जाए, जेबा जी अगर मानवीय भूल हो जाए तो आपको लगता है, लॉलीपॉप दिए थे, एक मिनट सुनिए तो सही, वो जो भी वादे किए थे, एक सेकंड सुनिए तो सही, आप ही से पूछ रहा हूं मैं। जेबा जी, एक सवाल आप ही से पूछ, जो जंगल राज, महाजंगल राज चल रहा है डबल इंजन की सरकार के समय, उस पर बात कीजिए। माँ गंगा जो है, सुनिए तो सही, मैं उसी पर बात करना चाह रहा हूँ। जेबा जी एक मिनट रुकिए तो सही, शांत तो होइए। और माँ गंगा का जो हाल है वो बिहार और पूरे देश में पहले से भी ज्यादा खराब हो गया। अच्छा, मैं डॉक्टर संजय आपको एक बात और बताऊं, एक बात और है, ये जो है अभी जेबा जी आप बोलते हुए सुन रहे हैं ना, जेबा जी देखिए, एक और इनपुट ये है कि कांग्रेस प्रवक्ता, और क्योंकि मैं तो इतने सालों से और आजकल खास तौर पर आजकल के दौर में जब डिबेट करता हूं तो मैं देखता हूं कांग्रेस प्रवक्ता को ऐसा लगता है कि ये कहा गया है कि आपको बोलते चले जाना, आपको कोई कितना ही रोके, आपको चुप नहीं होना, आपको सारी बातें बोल देनी है अपनी। नहीं, क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए मुद्दे इतने हैं और गलतियां इतनी भाजपा कर रही है। आपके पास तो बहुत मुद्दे हैं। मैं तो एक सवाल डालना चाह रहा था आपके पास, एक सवाल रखना चाह रहा था, आपकी इजाजत हो तो एक सवाल रखना चाह रहा था आपके पास।
क्यों हो रहा है? युवाओं के पास रोजगार नहीं। मैं आपकी बात सारी बात रखेंगे, सारी बात। एक सवाल जेबा जी, एक सवाल, मुद्दे नहीं होने चाहिए, एक सवाल होनी चाहिए, एक सवाल गुमराह मत कीजिए। बिहार के युवा, जेबा जी, मैं ये एक सवाल आपसे पूछ रहा था कि अगर कोई मानवीय भूल हो जाए तो उस पर गलती मान लेनी चाहिए और बोल देना चाहिए कि ये ठीक है, हो गई, मानवीय गलती थी, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप पहले ये बताइए ना, जब फ्लाइट क्रैश होता है अहमदाबाद में, गृह मंत्री जी बोलते हैं इस तरह की घटनाएं होते रहती हैं, इन्हें नहीं रोका जा सकता है। और आपके जो मिनिस्टर है भारतीय जनता पार्टी के, रील्स में म्यूजिक लगाते, रील्स चलाते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं घटना स्थल पर तो 100 जगह से कैमरे लगाकर अलग-अलग गॉट इट जेबा जी, मैं समझ गया, इसका जवाब नहीं आया। मुझे पहले से पता, मैंने तो डॉक्टर दिनेश पाल को भी कहा, मैं अभी लिख कर दे देता हूं कि किसके क्या जवाब सवाल आएंगे। डॉक्टर संजय, ये मुद्दा सचमुच कितना बड़ा मुद्दा है? सांकेतिक रूप से गले में नीली पट्टी होना, बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेना, दलितों की बात करना, जाति जनगणना के लिए या जनगणना की अधिसूचना जारी होना जिसमें जातिगत जनगणना भी होगी, जैसी बातें आपको जमीन पर कितना इंपैक्ट डालती दिखाई देंगी? डॉक्टर संजय, पहले मैं आता हूं डॉक्टर दिनेश पाल आपके पास। देखिए, मैं चाहता था कि आज सार्थक थोड़ी बहस हो, चूंकि बिहार के हिस्से में कुछ अच्छी चीजें आई हैं, लेकिन चीजें जाकर के भीमराव अंबेडकर जी पर रुक गई कि वो किनके पैरों में है और किनके दिल में है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो ये तो दिख जाता है कि दलितों के सबसे बड़े हितैषी, सबसे बड़े चिंतक कौन है। लेकिन जो एक अच्छी शुरुआत हुई, मैं जरा उसकी चर्चा करना चाहता हूं ताकि डिबेट थोड़ा उस तरफ जाए। जी जी। मढ़ौरा एक जगह है छपरा में, वहां से जो रेल इंजन का निर्माण हो रहा है वो अफ्रीकी देश गिनी में दौड़ेंगे, और 3000 करोड़ रुपए का डील हुआ है, 3000 करोड़ रुपए का। उसमें 26 मई 2025 को गिनी के 3 मंत्री आए थे, उस संयंत्र का दौरा किया उन्होंने, और इसके बाद 140 लोकोमोटिव इंजनों की डील फाइनल की, उसका नाम कोमो दिया गया। ये एक बड़ी बात है कि मेड इन इंडिया की जगह पर अब मेड इन बिहार के जो प्रोडक्ट होंगे वो जाएंगे और वो लोकोमोटिव इंजन वहां दौड़ेंगे। क्या ये बिहार के लिए एक बड़ी बात नहीं है कि बिहार जैसी जगह जहां पर रोज हम लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री के क्षेत्र में कौन सा रिवॉल्यूशन हुआ, अगर 226 एकड़ में फैली यह फैक्ट्री, अगर वहां से निकलती है लोकोमोटिव इंजन और अफ्रीकी देशों में दौड़ती है, विदेशों में दौड़ती है, और उसका केंद्र बिहार होता है, और अगर उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने किया, छोड़ दीजिए पार्टियों की बात, कौन किनके सबसे बड़े नायक हैं, कौन किनके सबसे बड़े नायक नहीं हैं, किनके पक्ष में कौन गोलबंद हो जाएंगे, किनसे कौन दूर हट जाएंगे, लेकिन जो कुछ प्रोडक्टिव बातें जो हुई उसमें मैंने देखा कि ये मढ़ौरा का जो रेल इंजन जो है ये एक बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए। कई जिलों के लिए मैंने देखा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो जो गंदा पानी है उसको ट्रीटमेंट करके और फिर उस पानी को इस्तेमाल किया जाएगा, इसको लेकर के कई जिलों को जोड़ा गया संयंत्र को। जो 10,000 करोड़ रुपए की जो योजनाओं का जो उद्घाटन हुआ, गरीबों के हिस्से में अगर पक्के मकान आए तो गरीबों के हिस्से के पक्के मकान, कोई अमीर के हिस्से में पक्के मकान की जरूरत नहीं होती है। वो गरीब, उसको हम कोई जातियों में नहीं बांटते हैं, वो गरीब दलित भी हो सकता है, वो गरीब पिछड़ा भी हो सकता है, वो गरीब अगड़ा भी हो सकता है। अगर कभी वो बारिश का पानी बादल दिखता होगा और फिर वो ईश्वर के नाम के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता होगा, अगर उसके हिस्से में पक्के मकान आए और सिवान की ही धरती से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ही धरती से अगर उन गरीबों के हिस्से में पक्के मकान मिले, विपक्ष को घेरना चाहिए इन सवालों को लेकर के। देखिए, मैं डॉक्टर संजय कुमार को एक ऐसे विश्लेषक के तौर पर जानता हूं कि वो जब जहां गलत होता है, कमी होती है, उसको भी उजागर करते हैं। अगर आज उन्होंने ये विकास की बात रखी तो हम इसलिए सुन रहे थे क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि रिसर्च करके वो चीज़ों को व्यवस्थित रखते हैं। डॉक्टर दिनेश, ये बात तो साफ है कि अभी मनीष पांडे आपसे सवाल पूछेंगे और ये बोलेंगे कि एक तरफ रेलवे में नौकरी के बदले जमीन का मामला है, दूसरी तरफ यहां पर इंजन बनाया जा रहा है, एक तरफ जंगल राज के बाद में आज बेशक आप राक्षस राज बोल के उसको पलटवार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर यह भी बताया जाता है कि हमने पहले से चीजों को बेहतर किया। और विकास की जिन योजनाओं की बात डॉक्टर संजय कह रहे हैं उसकी अनदेखी कैसे करेंगे?
जैसे अभी हम संजय सर को सुन रहे थे, आपको मालूम होगा कि यूपीए के प्रथम में सरकार, यूपीए 1 में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी रेल मंत्री थे, और जो रेल मंत्री घाटे में चलती थी उसको 70,000 करोड़ का मुनाफा भी दिया बिना किराया बढ़ाए हुए। उसी दौरान 2008 में आदरणीय लालू जी ने सारण जिला छपरा के 2 बड़ी फैक्ट्री दिया उन्होंने, और एक मढ़ौरा में रेल इंजन फैक्ट्री और एक बेला में रेलवे का पहिया का कारखाना। और जो 2008 में अधिसूचना जारी हुई थी और 2009 से जमीन अधिग्रहण शुरू हुआ था, उसी रेलवे इंजन कारखाना में के इंजन आज जो जिसकी जिक्र आप कर रहे हैं वो इंजन बना है। तो मोदी जी को कायदे से आभार व्यक्त करना चाहिए था अपने संबोधन में आदरणीय लालू जी को। उन्होंने उस जो दूरदृष्टि दिखाई थी और जिस कारखाने की नींव रखी थी, जिसकी उन्होंने प्रस्ताव पारित कराया था अपने कार्यकाल में 2008 में, उससे आज अफ्रीका में यह इंजन गया है। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय हमारे आदरणीय लालू जी को भी जाता है, आपको देना चाहिए और मोदी जी को भी देना चाहिए। मतलब उनके काम को आगे बढ़ाया, ये तो मान रहे हैं आप कि मोदी जी ने काम रोका नहीं, उस काम को आगे बढ़ाया। मोदी जी को जिक्र करना चाहिए था कि नहीं संबोधन में अपने? नहीं, मोदी जी ने अच्छा किया कि नहीं? मानना चाहिए था काम को आगे बढ़ा के अच्छा किया कि नहीं? उसे आप सुन लीजिए। उसी मढ़ौरा में एक चीनी मिल है जो वर्षों से बंद है। 2005 में मोदी जी ने कहा था कि इस चीनी मिल को मैं चालू कराऊंगा, 10 साल बीतने वाले पूरे होने वाले हैं, और आज तक वह मिल चालू नहीं हुई है। ठीक है। दूसरी बात कि जब आप जाति जनगणना की बात बार बार जिक्र नहीं, ये आएंगे फिर विषयांतर हो जाएगा, विषयांतर हो जाएगा। जैसा मैंने कहा था, मनीष जी आप नोट कर लीजिएगा बातों को। बड़ा सवाल तो आप पर ये उठकर आया कि योजनाएं तो चलती रहती, सरकारें आती जाती रहती हैं, काम शुरू किए जाते हैं, आप लोग क्रेडिट ले लेते हैं। यही कांग्रेस आप पर कई योजनाओं को लेकर आरोप लगाती है, केंद्र की सरकार को भी, और अभी यही बात आरजेडी के प्रवक्ता बिहार में भी आप पर कह रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा निश्चित रूप से इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि लालू जी ने मढ़ौरा की रेल फैक्ट्री को लाया था, रेल मंत्री थे और बड़े कद्दावर थे। भाई यूपी की सरकार में लालू जी समझ लीजिए कि वही सरकार चला रहे थे, थरथरा देते थे पूरे यूपी की सरकार को। लालू जी की जो हैसियत से हम सभी जानते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? भाई मढ़ौरा की फैक्ट्री बहुत अच्छा पाल जी ने कहा, मैं उसके लिए साधुवाद देता हूं, लेकिन उससे 2 कदम आगे तो बढ़िए ना। हुआ क्या उसके बाद? अरे भाई रेल की इंजन का डील करने कौन गया? रेल की इंजन का प्रोडक्शन कैसे हुआ? उन चीजों को अब आप कहेंगे कि चीनी मिलें बंद हो गई, बरौनी का कारखाना बंद हो गया, तो ये बंद हो गए वो। अरे भाई किसकी सरकार में बंद हुए बंद कब? पहले तो इस पे चर्चा कर लीजिए पाल साहब, और उसके बाद बताइए कि अब जब खुल रहे हैं तो बरौनी का कारखाना किसके रिफाइनरी? बताइए ना दिनेश जी, हाथों हाथ बताते चलिए, किसके कार्यकाल में बंद हुए थे, बताते चलिए, बताइए। मैं पूछ रहा हूँ 10 साल पहले मोदी जी ने वादा दिया, क्यों नहीं 10 साल में चालू कर पाए? नहीं, बंद किसके कार्यकाल में हुए? चीनी मिल किसने चालू? मोदी जी ने ही कहा था कि 2022 तक सब गरीब को पक्का मकान दे देंगे, मोदी का वादा है। 25 में अभी उनको मकान की चाबी क्यों देनी पड़ रही है? क्यों नहीं 22 तक दे पाए? 22 तक किसान की आय दुगनी करने की। अरे नहीं, वो तो ठीक है। अरे सवाल क्या है? सवाल ये है, वो आपने सवाल उठाया था कि ये कारखाना बंद हो गया, तो किसके कार्यकाल में बंद हुआ? मनीष पांडे पूछ रहे हैं। मनीष पांडे बताया ना पहले कि कब बंद हुआ, मोदी जी क्यों नहीं चालू किया, क्यों वादा किए? कब बंद हुआ वो तो बता रहे हैं। बरौनी का तो रिफाइनरी, बरौनी का तो काम सारा प्रोडक्शन शुरू हो गया। इथेनॉल के इतने सारे प्लांट, आप अभी पूरे सीमांचल बेल्ट में चले जाइए माननीय दिनेश पाल जी, आज गन्ना की कीमत कितनी बढ़ गई है इथेनॉल की फैक्ट्री खुलने से। इतना ही नहीं था, मकई, भाई चीनी से तो सिर्फ मकई को गन्ना को फायदा था ना। अब इथेनॉल प्लांट जब आ गया, 20% पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। सुनिए मेरी बात, उसके बाद बोलिएगा। आज इथेनॉल का जो उत्पादन शुरू हुआ है, तब लालू जी की कल्पना में भी नहीं होगा कि बिहार में कभी इथेनॉल के भी प्लांट लग सकते हैं। और इसका कोटा अगर बढ़ाया गया तो इसी सरकार ने बढ़ाया बिहार में, और उसका फायदा वहां के किसानों को मिल रहा है। माननीय, आप चीनी पर आज तक लटके हुए, जो चीनी का विकल्प जो है सो बहुत सारी चीजें ले चुका है, लेकिन इथेनॉल का जो भविष्य है वो चीनी से नहीं है। तो हम तो अपडेट कर रहे हैं किसानों को भी और किसान के फायदों को भी, लेकिन आप वही है, मैंने कहा ना शुरू में कि आप वही 90 के दशक वाले लालू जी हैं। अब उनकी एक्टिविटी आप लोगों को क्यों बुरी लगनी चाहिए भाई? रोजगार पर
बात अरे कीजिए। मढ़ौरा की फैक्ट्री आपने पेपर मिल्स बिठाया, पर बात लेकिन कीजिए, बिहार रेल से इंजन पलायन क्यों हो रहे हैं उस पर का बात निर्यात कीजिए। आएंगे ना पेपर जेबा मिल्स जी, से वो एक एक करके बात पूछ लेंगे ना, इसका सवाल तो सदुपयोग तो आप नहीं सवाल कर एक पाए एक करके ना। होगा। अब अभी फैक्ट्री वाली बात डॉक्टर दिनेश पाल ने उठाई, हम में से कोई बात नहीं कर रहा था, तो उस पर मनीष पांडे इसलिए आए। मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप से इस पर आते, लेकिन जब सवाल उठा तो उन्होंने जवाब दिया। अब वो प्रति प्रश्न कर रहे हैं कि कब बंद हुई थी और अगर इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी जानकारी है कि नहीं। डॉक्टर दिनेश पाल कुछ कहना भी चाह रहे थे इस पर, नहीं, बोलिए। बिल्कुल मढ़ौरा में इथेनॉल, मढ़ौरा की बात हो रही है। मढ़ौरा की जब रेल कारखाना की बात हुई तो वहीं पे मोदी जी ने 2015 में जब वादा किया मढ़ौरा में चीनी मिल की, तो उसका बात आज होगी कि नहीं होगी? 10 साल बीत गए, क्यों नहीं शुरू करा पाया? और वहां इथेनॉल कहा, मढ़ौरा में नहीं चल रहा है, जहां की बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि लालू जी की कल्पना नहीं थी। तो इनको बता दूं कि अटल जी भी कंप्यूटर का विरोध करते हुए बैलगाड़ी से गए थे, उनको भी नहीं पता रहा होगा कि जूम से हम लोग जुड़ पाएंगे, जूम से आज मीटिंग कर पाएंगे। अटल जी उस समय कल्पना नहीं किए थे। तो बहुत कुछ चीजें समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ आते जाता है, तो आप उससे उतना पीछे नहीं जोड़ सकते हैं बहुत कुछ। लेकिन आप चीनी का विकल्प पूछ रहे हैं, चीनी आज भी जरूरत है, आज भी आप चीनी खाते हैं, हम भी खाते हैं। क्या चीनी का विकल्प? वो रोजगार का विकल्प बोल रहे थे। चीनी का विकल्प का मतलब है कि अगर चीनी मिले थी, रोजगार के लिए डालनी थी, तो वहां पर रोजगार के दूसरे अवसर या विकल्प डाले गए। शायद ये कहना चाह रहे थे मनीष पांडे जी, जो आप कह रहे हैं चीनी का विकल्प। चीनी का विकल्प तो चीनी ही है, वैसे जितना कम खाओ उतना अच्छा है। सर वहां भी आज भी खंडहर है, वो आज भी खंडहर है, वहां कोई विकल्प खड़ा नहीं हुआ। पूछ लीजिए, इनको नहीं मालूम है, जानकारी ले लें पांडे जी। अरे भैया, आप लोगों को चांद में दाग ढूंढने की आदत हो गई है। आप लोगों को चांद की खूबसूरती नहीं दिखती, उसमें एक आध दो दाग है, वही ढूंढ पाएंगे आप। उससे ज्यादा आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है इस बिहार में। यह बिहार जितना डेवलप कर गया, बिहार में उदाहरण मैं आपको दूं। बिहार में आप कितना भी प्रशासन का उपयोग कर लीजिए, कितना भी मोदी जी दौरा कर रहे हैं और अच्छे मुख्यमंत्री कुछ नहीं हाथ में ग्रामीणों को मिले थे की सरकार बनने जा रही है। आप तैयार हो चुकी है सरकार बदलने के लिए। पुलिया बने थे, भूल गए। और ये जो जेबा जी कह रही है, प्रवीण जी, किसको सुनूं मैं? प्रवीण जी, जेबा जी को मैं जरा कांग्रेस को जवाब दे दूं। प्रवीण जी मैं जरा कांग्रेस पार्टी को जवाब दे दूं। ये तो जो कहते हैं ना, हमारे बिहार में कहावत है कि नीम के ऊपर चढ़ा करेला। अरे ठीक है, अब वो मेरे पास देखिए, मैं चाहता था एक एक करके आपने अपने बिंदु रखे, लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद तो पैनल पर डॉक्टर संजय कुमार के होने का है कि उन्होंने कम से कम ये मुद्दा तो छेड़ा, एक दिशा तो दी चर्चा को, ताकि आप लोग विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर आए। डॉक्टर संजय, बनाम की लड़ाई बड़ी है कि लालू प्रसाद यादव का शासनकाल बनाम नीतीश कुमार का शासनकाल। आप थोड़ा सा बताएं कमियां खूबियां भी, और आपको लगता है इसका कितना जमीनी इंपैक्ट जा रहा है। मैं आऊंगा जेबा जी। मुझे टाइम दीजिए, मुझे कुछ बोलना है। लेकिन सबके लिए गर्व का विषय है कि मेक इन बिहार, मेक फॉर वर्ल्ड के लिए अगर इंजन बना, इस देश का ये पहला राज्य बिहार बना जहां से कोई लोकोमोटिव इंजन बन करके और वो वर्ल्ड बाजार में, वर्ल्ड मार्केट में जा रहा है। ये बिहार के लिए गौरव की बात है। कालखंड को हम लोग थोड़ा किनारे पहले कर दें, चूंकि उसमें भी जो 70% उसमें 76% जो उसमें एक अमेरिकी कंपनी है बेवटेक इंक, उसका शेयर है, और 24% शेयर उसमें भारतीय रेलवे का है। लेकिन वो जमीन कौन सी है? वो जमीन बिहार की है। रह गई बात, अभी ये लोग शुगर कर रहे थे, चीनी मिल, बिल्कुल 32% आजादी के बाद बिहार चीनी का उत्पादन करता था। पूरे देश का जो चीनी का उत्पादन होता था उसमें 32% शेयर बिहार का था। आज कितना परसेंट है? 2 से 3%। ये शुगर केन की मिलें एक एक करके बंद क्यों हो गई? आजादी के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में था 6.3%, आज आप 1.3% पर आ गए। एनडीए 20 साल से बिहार में सरकार में है। भाई इंडस्ट्री कहीं बढ़ती है? अभी 3-4 वर्षों में 3,300 इंडस्ट्री की जगह पर 2,700 आ गया। किसने बंद करा दिया? अभी तो आरजेडी की सरकार नहीं है, इसलिए सब कुछ ये कह दीजिए कि ये आरजेडी ने कर दिया, ये कांग्रेस ने कर दिया। आप अपनी बात भी कीजिए। दूसरी तरफ जो आपकी जिम्मेवारियां हैं, जो अर्बनाइजेशन का जो पार्ट है, इस पर क्यों नहीं आप बहस करते हैं कि केरला का अर्बनाइजेशन 70% है, बिहार अभी 11% पर ठहरा हुआ है। अगर आप बात करते हैं इथेनॉल प्लांट का, वो जो मक्का, वो जो चावल जिससे इथेनॉल बन रहा है, इथेनॉल प्लांट्स कितने फंक्शनल हैं अभी? ठीक है उस समय बने, लेकिन जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वही तो मक्का खरीद रहे हैं जो मक्का का जोन है। और ये शुगर केन, बिहार का शुगर केन का उत्पादन करने वाला किसान उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में अपना मक्का लेकर के टहल रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई मोतिहारी की चीनी की चाय पिएंगे तब अगला लोकसभा का चुनाव का हम उद्घाटन करेंगे।
क्या हुआ, मोतिहारी की चीनी मिल शुरू हो गई क्या? मैं देखिए, अगर समग्रता में बात करेंगे, कोई आरोप प्रत्यारोप में मैं नहीं बात करता हूं, पार्टी से इतर थोड़ा बिहारीपन में आप अगर बात करेंगे तो जमीनी हकीकत में अगर हम 2 कदम आगे बढ़े हैं, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। और जहां हम ठहरे हैं, जी, मैं मनीष जी आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि आप ये अनुत्तरित नहीं छोड़ सकते इस बात को। आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है बिहार में, तो अगर आप ठहरे, कुछ अच्छी चीजें हुई हैं, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। जहां हम रुके हैं उसकी भी, 2 रेल फैक्ट्री बिल्कुल लालू प्रसाद जी ने शिलान्यास किया था, वो मढ़ौरा का लोकोमोटिव इंजन और मधेपुरा का इलेक्ट्रिकल इंजन, लेकिन उस संयंत्र की स्थापना हुई थी 2018 में, 2008 में नहीं हुई थी, 2018 में उसकी स्थापना हुई। 13 में भी वो कोशिश किए थे कि हम इसका परमिशन ले लें, लेकिन चीजें अनुकूल नहीं बन पाई थी और 2018 में संयंत्र स्थापित हुआ था। तो अगर गरीबों को पक्का मकान मिला, अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात हुई, अगर कहा गया कि हम फिर एक वंदे भारत देंगे जिससे गोरखपुर तक की कनेक्टिविटी ठीक होगी, जिसको हम लोग लाइफलाइन कहते हैं, वहां पर हम आपकी उपलब्धियों के बारे में कहेंगे कि हाँ ठीक है, बिहार 2 कदम बढ़ा है। लेकिन जहां पर और बिहार की जरूरत है, भाई आप ही ने बांट के झारखंड दिया था ना, वहां की प्रति व्यक्ति आय 75,000 रुपया है और बिहार की प्रति व्यक्ति आय 66,000 रुपया है और दिल्ली की 3.5 लाख रुपया है। 20 साल में आपने क्यों नहीं प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दिया? मल्टी पॉवर्टी डायमेंशनल इंडेक्स में अभी भी आप कहां खड़े हैं? मैं कहता हूं, हमेशा अपने बात को कहता हूं कि आप 1990 से 2005 और 2005 से 25 की तुलना क्यों करते हैं? क्या बिहार की तुलना तमिलनाडु से, केरला से, आंध्रा से 19% अपना एग्रीकल्चर में राशि डाल करके मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से बाहर निकल जाता है और बिहार अभी वहीं खड़ा है। ये आपका बड़ा अमूल्य विश्लेषण है, इसीलिए हमने जी डॉक्टर संजय इसको ध्यान से सुना। मैं अब बाकी लोगों को, जेबा जी कुछ बोलना चाह रही हूं, उनका अवसर भी है क्योंकि बड़ी देर से उनसे बात नहीं हो पाई है। जेबा जी मैं आता हूं, लेकिन इस सवाल को जो रखे हैं डॉक्टर संजय ने, अनुत्तरित नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए मनीष जी जवाब दीजिए। देखिए, संजय जी को का मैं खुद फैन रहा हूं, हम लोग बराबर डिबेट में बैठते रहे हैं, लेकिन कुछ कड़वी सच्चाई भी है बिहार की। बोलने को बातें अच्छी अच्छी की जा सकती है और अगर बातें सच्ची है तो कड़वी लगेंगी, इसलिए वो बातें ठीक है। लेकिन अगर भारत चौथी अर्थव्यवस्था है तो हम कहें कि नहीं चौथी क्यों है, पहली क्यों नहीं है, तो इसका जवाब मुझे नहीं लगता है कि कुछ दिया जा सकता है। लेकिन कुछ तो यथार्थ है ना, अगर प्रति व्यक्ति आय 8,000 रुपए से बढ़कर अगर 68,000 रुपए हुई है तो कुछ प्रयास तो उसके पीछे भी हुआ होगा ना, कि नहीं हुआ होगा? अगर ग्रामीण सड़कें आज 55,000 किलोमीटर हो गई हैं तो उसके पीछे भी 800 कुछ से, तो उसके पीछे भी कुछ प्रयास तो हुआ होगा ना। अगर आज जो है सो हर घरों को बिजली पहुंच गई है, लगभग 1.5 करोड़ से अधिक घरों को बिजली मिल गई, 1.5 करोड़ से अधिक पानी का कनेक्शन हो गया, 45,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर खुल गए, जनधन खाते खुल गए, अगर इस प्रकार के डेवलपमेंट हुए तो इतनी आसानी से नहीं हो गए होंगे। और वो भी क्या, मैं बताऊं एक चीज और, भाई हम तो सत्ता में 2005 से हैं, लेकिन 2005 से 2014 के बीच का डेवलपमेंट और 2014 से 2025 के बीच का अगर डेवलपमेंट पे संजय जी खुद अगर अनुपातिक अध्ययन करेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत बदलाव है, बहुत ज्यादा अंतर आया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि लालू जी तभी सत्ता में थे केंद्र में, लेकिन बिहार को सहयोग कितना मिलता था। और आज अगर 14 से लेकर आज तक बिहार में अगर डबल इंजन की सरकार है और केंद्र सरकार का जो सहयोग मिल रहा है तो उसका परिवर्तन दिख रहा है। तो ये इसलिए मैंने कहा कि हम आज अगर भारत चौथी अर्थव्यवस्था है तो ये सवाल पूछना चाहिए राहुल गांधी को कि पहले क्यों नहीं है, अगर पहले नहीं है तो चौथी क्यों है, क्या फायदा है चौथा होने का। लेकिन चौथी अगर आया, मैं आपकी बात को अगर समराइज करूं एक लाइन में पांडे जी, तो वो ऐसा है कि बिहार को अन्य राज्यों के मुकाबले, बिहार को बिहार से कंपेयर करके देखो, पहले का बिहार और आज का बिहार, अनुपातिक रूप से उसमें आप ज्यादा एक डेवलपमेंट देखते हैं, पहले के मुकाबले बेहतरी देखते हैं। जबकि आप अन्य राज्यों के मुकाबले देखेंगे, जो डॉक्टर संजय ने बताया, तो आप देखेंगे कि उतना विकास नहीं हुआ जैसा अन्य राज्यों का विकास हो रहा है। तो क्या इसमें एक चीज है प्रवीण जी, उसमें एक चीज प्रवीण जी है, मैं कहूंगा भाई और राज्य भी तो डेवलप कर रहा है ना, वो थोड़ी रुका हुआ है वहां पे, डेवलप तो वो भी कर रहा है ना। ठीक है, क्या बिहार की कुछ जटिलताएं हैं, बिहार की अपनी कुछ बंदिशें जो रोक लेती हैं, इसको भी समझूंगा। डॉक्टर संजय आपके पास आऊं, लेकिन जेबा जी
आप लोगों के पास में अभी जैसा राहुल जी का जिक्र कर दिया कि आप जिन भी मुद्दों पर बोल रहे हैं उन मुद्दों पर आप लोग राष्ट्रीय राजनीति पर भी बात करते हैं, और आप जब बिहार की सियासत में होते हैं तो लगभग वही मुद्दे होते हैं, जैसे आपने अभी एरोप्लेन का मुद्दा उठाया या दूसरे मुद्दे, ये महत्वपूर्ण मुद्दे, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन बिहार की सियासत में कांग्रेस क्या आरजेडी के मुद्दों के ही भरोसे, या आरजेडी जो बोलती है, या आप बिहार के कुछ जमीनी मुद्दे उठाने की स्थिति में हैं? देखिए, हम कम मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। हर जगह देश में, बिहार हो या कहीं भी हो, जमीनी मुद्दे पर ही तो बात करते हैं। लेकिन मोदी जी के बारे में ये बताऊं, 5वीं बार बिहार आ सकते हैं, लेकिन जब मणिपुर जल रहा था वहां नहीं देखिए गए। ना, अब तो ये मोदी जी का ये देखिए, मैं कह रहा हूं बिहार स्पेसिफिक घोषणा करने आए। इससे पहले भी बहुत सारी घोषणाएं हुई थी, बहुत सारे उद्घाटन हुए थे, महाउद्घाटन में घोषणा हुए, बड़े बड़े प्रचार प्रसार में, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता है। अगर इतने ही रोजगार मुहैया करवाए जा रहे हैं बिहार में, तो युवाओं का इतना ज्यादा पलायन बिहार से क्यों हो रहा है? नौकरी क्यों नहीं है बिहार में? युवा बेरोजगार क्यों है इतने ज्यादा? ये सारे मुद्दे हैं। गंगा चुनाव, हर चुनाव के समय गंगा याद आ जाती है, गंगा मां याद आ जाती है, और चुनाव खत्म हो जाता है। आप देख लीजिए पटना में क्या हालत है गंगा नदी की, पूरे बिहार में क्या हालत है। और मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं, पूरे देश में भी पहले से गंगा मां और ज्यादा गंदी हुई है। तो जब भी जहां चुनाव का जरूरत होता है, भाषण देना होता है, झूठे वादे करने होते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी दमखम लगा देती है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई मतलब नहीं है, बिहार के युवाओं से कोई मतलब नहीं है, महंगाई से मतलब नहीं है, क्राइम चरम पर है, महिलाओं के साथ आए दिन छेड़खानी और अत्याचार हो रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। बेहाल है बिहार। ये आपने एक स्पेसिफिक मुद्दा उठाया, ये महत्वपूर्ण है। मनीष जी, अभी हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई, वीवीआईपी इलाके में कल दिन दहाड़े, अब रुकिए जेबा जी, आपको एक एक करके याद आती जाएंगी, आप सब बोलना चाहेंगी, लेकिन कल मनीष जी एक घटना वीवीआईपी इलाके में हुई, बड़ा मुद्दा, और ऐसा नहीं कि एक घटना हुई है, पिछले 1-2 महीने में मैं देख रहा हूं रोज आए दिन दहाड़े हत्या, लूट की वारदात, गोली तमंचा चल जाना, ये घटनाएं क्यों हो रही? अचानक से क्या हो गया? नहीं, ये दुखद है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, यह दुखद है, और निश्चित रूप से ये बंद होना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि फेल्योर है। देखिए, जो सच्ची बातें हैं प्रवीण जी, उसको स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन एक बात और भी है, मैं कहना चाहूँगा कि ये जो क्राइम का जो आप जब देखेंगे, स्टैंडर्ड देखेंगे या क्राइम का स्टाइल देखेंगे, तो क्राइम दिल्ली में नहीं होते क्या? क्राइम मुंबई में नहीं होते क्या? सलमान खान के घर पर गोलियां चली थी ना, हम भूल गए क्या? देखिए, मेरा कहना वो नहीं है, मेरा कहना यह है कि जो क्राइम होता है उसको एक तो वो सत्ता संरक्षित न हो, अपराधियों पर कार्रवाई हो, और अपराधी के अंदर भय होना चाहिए। तो वो चीजें, तीसरी बात मैं प्रवीण जी बड़े स्पष्ट रूप से कहूंगा, देखिए जब चुनाव नजदीक आते हैं ना, कुछ क्राइम्स तो पॉलिटिकल भी होते हैं। मैं कल की घटना को पॉलिटिकल कहूंगा ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम पूरे बिहार का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कई ऐसी चीजें आपको दिखेंगी, मिलेंगी जो पॉलिटिकलाइज्ड होंगी। तो इन चीजों को, लेकिन हाँ, फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि हमारे बिहार की एक एक जनता जितना अपने आप को सुरक्षित, मैं समझ गया, आपने एक पॉइंट बोला है, वो उसको मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं। डॉक्टर संजय के पास जाऊं, उससे पहले डॉक्टर पाल, आप मुझे थोड़ा सा इस पर संक्षिप्त में बोलिएगा, आप जो भी बोलना चाह रहे हैं, ताकि बाकी मेहमानों को शामिल करूं। सत्ता संरक्षित अपराध पर लगाम लगी है, ये बात बार बार मैं सुनता हूं। देखिए, पहले तो भाजपा के जो प्रवक्ता साहब ने जब विकास की बारी आई तो उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से तुलना मत कीजिए, बिहार के अतीत से तुलना कीजिए। जबकि कभी भी विकास की तुलना होती है तो समकालीन तुलना होती है कि एक समय में और राज्य किसी गति में बढ़े हैं और बिहार क्या बढ़ा है, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब अपराध की बारी आई तो वो चले गए दिल्ली, मुंबई, दूसरे राज्यों में। मतलब आप कहाँ पहुंचे हैं? स्थिति स्वीकार, जिस तरह से इन्होंने अपराध स्वीकार किया है कि बढ़ा बिहार में हो रहा है, उसी तरह इनको स्वीकार करना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं वो आज के स्थिति में मानसिक संतुलन का ठीक नहीं है, वो अचेत स्थिति में है,
लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। एक ये सुपर सीएम बहुत बन ही के लंबा जाएगा। ट्रांसफर मनीष जी पोस्टिंग का क्विक धंधा क्विक कर- मनीष जी ट्रांसफर क्विक पोस्टिंग का क्विक धंधा क्विक कर रहा मनीष है, जी। देखिए जिसके वजह से एक्चुअली सब दिनेश अपराधी जी बेखौफ ठेठ भाषा बेखौफ में हैं सुनना चाहते और थे जो मैं सत्ता से बोलना कहीं न नहीं कहीं उन्हें चाहता था संरक्षण मिला कि हुआ अरे है, भाई इसलिए वो जहां मन चाहा मुख्यमंत्री वीआईपी आवास इलाके में भी से आके अपराध कर रहे गाड़ियां हैं। बरामद और नहीं यह हो रही है रुकना ना। चाहिए। अब मुख्यमंत्री 20 साल आवास से पहले की बात फिरौती मत की कीजिए। 20 रकम साल अगर वसूली जनता नहीं हो ने रही है नीतीश जी ना। को दिया समय, देखिए उनका मैं थोड़ा छत्र इससे बनता है बचना चाह जनता की रहा आवाज था आने प्रवीण का। जी, लेकिन ना कि इसको और वही बढ़ाने रूप की, देना चाह रहे थे, राक्षस इनको राजनीति वही की। सुनना पसंद पड़ता है तो मैं क्या कहूं, मुझे बोलना पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस प्रकार की बातें बोलूं, लेकिन दिनेश जी ये हकीकत है और पूरा बिहार जानता है कि मतलब बीच मुख्यमंत्री आवास से फिरौती की रकम वसूली जाती थी, वो नहीं हो रहा है आज की तारीख में। ये बात ध्यान में रखें। और कोई भी अपराधी सत्ता संरक्षित नहीं है, अपराध होता है, अपराधी का नेचर ही है। अपराध हर काल में, अपराधी हर आज युग भी में सत्ता हुआ है, संरक्षित। त्रेता में भी हुआ है, आज के द्वापर में बात भी है हुआ है। वंदे भारत ट्रेन में जब आप भाजपा फंसते के हैं तो विधायक अपराध द्वारा होता के है। अपराध द्वारा और अगर आदमियों किसी द्वारा और की एक सरकार यात्री को हो, पीटा राज्य गया ठीक है। है। में आपकी और आज सरकार ठीक है ठीक है, चर्चा बड़ी 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 संतुलित रही है। अब लेकिन पॉलिटिकल मेहमान होते हैं तो उनकी आपस में गुत्थम गुत्था बहुत ही नाबालिग पीड़िता के परिवार को प्रदान आमतौर पर क्या बात देखने को कर रहे हैं? मिलती है। पूरे डॉक्टर देश में संजय, भाजपा के संरक्षण में पड़ा अनुपातिक हुआ है। विश्लेषण कंपैरेटिव एनालिसिस जब हम करते हैं तो कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या हमें बिहार की कुछ बंदिशें दिखाई पड़ती है कि पहले के मुकाबले बिहार आगे भी बढ़ा, तो उसके अंदर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो रोक देती हैं चीजों को? ऐसा कुछ आप एनालाइज करना चाहेंगे? समय के साथ तो डेवलपमेंट होगा, इससे सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है। डेवलपमेंट तो हुआ है और वो दिखता है। सड़कें अच्छी बनी हैं, लोगों के घरों तक बिजली पहुंची है, नल का जल पहुंचा है, लेकिन एक पलायन का सवाल तो आज भी है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का सवाल तो है ना, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का सवाल है ना। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अगर आप किसी को घेरते हैं तो 4 महीने में 115 हत्या होती है, इसको लेकर के तो आपसे पूछा जाएगा ना। हाई सिक्योरिटी जोन में गोलियां चलती हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के सामने वो लड़के जो हैं वो फायर करते हुए स्कॉर्पियो से निकलते हैं, ये सवाल तो आपसे होंगे ना। लेकिन शिक्षा में जो बिहार बेहतर था कर रहा था, सरस्वती सूख रही है बिहार की। छात्र बिहार का, शिक्षक बिहार का स्थान कहीं और हो जाता है। बिहार सिविल सर्विसेज में सबसे पहले नंबर पर होता था, वो तैयारी करने वाले छात्र कहाँ विलुप्त हो गए। वो पटना यूनिवर्सिटी जो ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, उसमें अब कितने शिक्षक बच गए हैं। तो सवाल है, और जो सरकार होती है, जिनको सरकार को जनता मैंडेट देती है, सवाल उन्हीं से पूछे जाते हैं। विपक्ष को आप सवाल पूछने से नहीं रोक सकते हैं। हाँ, केवल विपक्ष के कालखंड की कमियां गिना करके आप अपनी उपलब्धियों की बात नहीं कर सकते हैं। आप अपनी उपलब्धियां बताइए, विपक्ष की कमियां बताइए, लेकिन जो चीजें छूट रही है उन चीजों से की भी अपेक्षा बिहार करता है कि ये बिहार का नौजवान जो इंतजार कर रहा है बेहतर भविष्य का, बेहतर बिहार का, ये जिम्मेवारी भी आपकी बनती है। डॉक्टर संजय, क्योंकि अब मैं क्लोजिंग कमेंट्स की तरफ बढ़ रहा हूं, समय बहुत सीमित रह गया। मनीष जी, पलायन, बिहार का युवा, बेरोजगारी, शिक्षा, यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों में कमी या वो माहौल में कमी, इन पर आपकी टिप्पणी? नहीं, देखिए एक समय था ना, एक समय था, संजय जी शायद मुझसे संतुष्ट रहेंगे, 22 हजार करोड़ रुपए का बिहार का बजट बनता था और 11,000 करोड़ रुपया हमारे प्रवासी मजदूर जो है ना वो बिहार भेजते थे। यह रिकॉर्ड है। आज का पलायन और तब का पलायन दोनों में कुछ समानताएं हैं, जी जी, कुछ अलग है, उसको देखना पड़ेगा। पलायन एक मजबूरी में होगा, बिहार का एक नेचर है। बिहार के लोग जब खेती कर लेते हैं ना, यहाँ जब बुआई का काम अभी हो जाएगा 1 महीने में, तो सारे लोग यहाँ से जो है पलायन करेंगे बाहर, कि जो कुछ भी है वो करके फिर कटनी के समय में फिर वापस लौट के आएंगे काटने के लिए फसल। तो देखिए पलायन बहुत तरह का होता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पिछले 10-11 वर्षों में एग्रीकल्चर के सेक्टर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स में जो काम हुए हैं उससे पलायन बहुत रुका है। कोविड के टाइम में भी जो मजदूर आए, हमने कई ऐसे सेक्टर्स देखे हैं जहां पर कि मजदूर वापस नहीं गए, बल्कि उनका जो स्किल्ड था वो स्किल्ड उन्होंने यहां यूज किया और बिहार की सरकार ने उसको मदद किया। चनपटिया वगैरह में आप जब जाके देखेंगे तो हैंडलूम्स का एक बहुत बड़ा मार्केट वहां पर खड़ा हुआ है। जो कारीगर सूरत में रहते थे, गुजरात में रहते थे, आज गवर्नमेंट उनको सपोर्ट किया। और गॉट इट मनीष जी, देखिए दर्शकों के सामने है आपने जो कमेंट किया, क्योंकि मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा हूं। जेबा जी, बहुत बहुत संक्षेप में आप लोग दोनों के भी कमेंट चाहूंगा। जेबा जी, सबसे पहले आप, क्या आरजेडी के मुद्दे ही आपके मुद्दे हैं? क्या आरजेडी का चेहरा ही आपका मुद्दा है, या कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ रही है? कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है, जब इंडिया गठबंधन की सरकार द्वारा कराए गए जातीय सर्वेक्षण के आधार पर
राज्य सरकार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण है 35% आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया था, जो प्रस्ताव अभी न्यायालय में लंबित है। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इसको फिर से इसको आगे बढ़ाया जाए और ये आरक्षण को लागू किया जाए और इसे हटाकर जो 50% है इसको हटाकर फिर से लागू किया क्या जाए। आरजेडी का चेहरा आपका चेहरा है? सॉरी, आरजेडी का चेहरा आपका चेहरा है? बिहार में जातीय देखिए गणना कोई सही गठबंधन में मानती जब है? है तो एक ही है चेहरा गठबंधन में यहाँ कौन फेस। है? आप ये बताइए ना। जैसे देखिए यानी अभी आपको अभी बात डॉक्टर पूछ रहे पाल बता हैं, देंगे। मैं डॉक्टर तो पाल, विश्वास करता हूं। तेजस्वी यादव चेहरा है? आप जो पूछ रहे हैं डॉक्टर पाल, तेजस्वी मेरे यादव पार्टी के चेहरा नेता है? हैं, उन्हीं का बिल्कुल मेरी पार्टी का चेहरा है। नहीं, क्या आपके मेरी पार्टी गठबंधन के का नेता चेहरा है है? तेजस्वी जी। गठबंधन और का चेहरा है? जो महागठबंधन की जो समन्वय समिति है उसके संयोजक है नेताजी हमारे तेजस्वी जी। तो उसका चेहरा है ना गठबंधन का? समन्वय के चेयर में संयोजक है वो। नहीं, समन्वय लालू समिति का प्रसाद संयोजक है यादव जी ने तेजस्वी कल यादव जैसे कहा कि मुख्यमंत्री बनाओ इनको, वैसे आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए उनको? महागठबंधन पूरा जनता पूरा बिहार की जनता मान रही है। आपका एक पार्टी की बात है, महागठबंधन ठीक का है। जब मैंडेट तो मिलेगा जेबा जी उसके मान बाद रहे हैं आप, ये कह रहे हैं देखिएगा कौन महागठबंधन बनता है। पूरा मान रहा है, मान रहे हैं क्या? मैं बोला कि नेता हमारे जेबा जी समन्वय नहीं सुन समिति रही है के मुझे। संयोजक हैं। चलिए ठीक है, मनीष जी। सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं जय, आ रही। मैं ये कह रहा था कि आप मान रहे हैं तेजस्वी अभी यादव एक को, बात आप भी रखनी है अपना हमको। चेहरा मान रहे हैं? एक बात और रखनी है जी। देखिए, एक मिनट, एक बात सबसे रखनी है। पहले रखेंगे रखेंगे डॉक्टर पाल, डॉक्टर पाल और किसको समय चेहरा मिलेगा, मान खूब रहे बात करेंगे इस पर, बहुत इस पर अभी बात करेंगे तो 1 घंटा हम आप और बात कर सकते हैं। डॉक्टर दिनेश पाल आपका, जेबा जी आपका, मनीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजय कुमार भी मेरे साथ पूरा टाइम बने रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।